अगर गांव देहात में कोई भी लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाता है तो गांव के लोग जिनमें कि झगड़ा हुआ है वो पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के बजाय गांव के ही लोगों को, जैसे कि प्रधान को, गांव के मुखिया को, सरपंच को और भी उन लोगों को जिनसे उसे उम्मीद है कि वो उसे न्याय दिलाएंगे, को इकट्ठा करके पंचायत बुला लेते हैं। और पंचायत लगने के बाद में जो पंचायत का आखिरी फैसला होता है वही उन्हें मान्य करना पड़ता है। दोस्तों, ये गांव की जो पंचायत है वो एक रीति रिवाज है और उसी पंचायत को रखते हुए आज भी भारत सरकार प्रधानी का चुनाव करवाती है, सरपंच जी का चुनाव करवाती है। तो आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जिसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर लिखवाना चाहता था, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखवाता है और पंचायत बिठाता है और पंचायत के लोगों से यह उम्मीद कर बैठता है कि उसे पंचायत में न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ललतेश, जिसकी उम्र 24 वर्ष होती है, वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बिठाता है। उसका जो विरोधी था वो था अभिमन्यु। अभिमन्यु जिसकी की उम्र थी 27 वर्ष, जो कि ललतेश का ही मित्र था, ललतेश के साथ में ही रहता था। दोनों मित्र थे, लेकिन स्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि ललतेश को पंचायत बिठानी पड़ी थी और पंचायत से उसे उम्मीद भी करनी पड़ी थी। पंचायत उन दोनों ललतेश की और अभिमन्यु की बातों को सुनती है। दोस्तों, बातों को सुनने के बाद में जब मामला ललतेश के पक्ष में दिखाई पड़ता है झुकता हुआ, तो अभिमन्यु पंचायत के सामने उस ललतेश के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। उससे बोलता है कि तुम मेरी बहन के साथ मर्जी जो कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। दोस्तों, जब ये बात पंचायत ने अभिमन्यु के मुंह से सुनी और उस ललतेश ने अपने मित्र अभिमन्यु के मुंह से सुनी, तो वहीं की वहीं पूरी पंचायत स्तब्ध रह गई। पंचायत में खड़ा हर एक व्यक्ति वहीं की वहीं सहम गया कि एक भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। दोस्तों, तभी पंचायत में खड़ी उसकी बहन, जिसका कि नाम गौरी था, गौरी बाहर आती है और बाहर आने के बाद में अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि भाई, मेरी क्या गलती है जो तू मेरा नाम इस भरी पंचायत में ले रहा है? मैंने क्या खोट किया है? मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम अपने मुंह से मेरे बारे में ऐसे शब्दों को भरी पंचायत में बोल भी सकते हो। मैं तो आज इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, पंचायत भी गौरी की बातों को सुन रही थी। ललतेश भी वहीं खड़ा था, वो भी उसकी बातों को सुन रहा था और मन मन में हंस रहा था कि जिस लिए पंचायत बिठाई थी वो पूरा होने जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम वार्ता के इस मंच से मैं आप सभी से केवल एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये अकाल्पनिक कहानी है और ये उत्तर प्रदेश की सच्ची कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
ये कहानी है और ये घटना है आज से 25 साल पुरानी, जब गांव देहातों में फ़ोन की, नेटवर्क की इतनी सुविधा नहीं थी। बात है 2000 ईस्वी की। ललतेश, जिसकी उम्र थी 21 वर्ष, और उसकी 21 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी। गरीब परिवार से था, रोज कमा करके खाता था और अपने घर वालों को खिलाता था। माता पिता भी उसके रोजमर्रा के कामों को किया करते थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। 21 वर्ष का जब ललतेश हो जाता है तो ललतेश की शादी एक 18 साल की लड़की के साथ में कर दी जाती है, जिसका की नाम गुंजन होता है। अब ललतेश और गुंजन एक दूसरे के साथ में रह रहे थे, लेकिन तीसरे दिन ही गुंजन ललतेश के ऊपर ऐसा आरोप लगा देती है जिसकी वजह से ललतेश की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती है। ललतेश कहीं भी उस समाज में जहां वो रह रहा था मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। गुंजन तीसरे दिन ही ललतेश को छोड़ करके चली जाती है और मायके में यह कहती है कि उसका जो पति है वो नामर्द है। दोस्तों, नामर्दी का ऐसा दाग लगा करके जाती है ललतेश के ऊपर। ललतेश जिस समाज में हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था, उस समाज में वो अब सिर उठा करके जी भी नहीं सकता था। 8-10 दिन ही गुजरते हैं कि 8-10 दिन गुजरने के बाद गुंजन के भाई और उसका पिता ललतेश के घर आते हैं और जो दहेज में यानी कि विवाह में जो सामान दिया था उस पूरे के पूरे सामान को घर ले जाते हैं। यानी कि गांव में डिवोर्स तो कानूनी रूप से नहीं दिया या लिया जाता है, बस सामान का तेरा मेरा हो जाता है। जितने पैसे विवाह में लगाए जाते हैं लगते हैं वो पैसे ले लिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं। दोस्तों, बस इसी तरह से गुंजन और ललतेश की शादी के बाद में तलाक हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इस तलाक के बाद में ललतेश पूरी तरह से टूट जाता है। ललतेश इतना दुखी हो जाता है कि वो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर, उस गांव को छोड़कर, उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है कि वहां जाकर के कुछ कमाएगा और अपने ऊपर जितने भी भद्दे आरोप लगे हैं उन्हें सही साबित करके गांव में दोबारा वापस जाएगा। दोस्तों, अपने गांव में जब भी वो किसी के सामने जाता था तभी उसे लोग बुरी नज़र से देखते थे, उसे हिजड़ा न जाने क्या क्या कहते थे। ललतेश ये देख नहीं पाता था, ना ही ये सुन पाता था, तो वो उस गांव को छोड़कर के दूसरे गांव बिहार में पहुंच जाता है। बिहार में एक होटल में काम करता है। ललतेश जो था वो अच्छा खाना बना लेता था, तो होटल में ही खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, 2-3 साल उस होटल में काम करता है और काम करने के बाद में जो उस होटल का मालिक था उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसका कि नाम अभिमन्यु था। अब ललतेश जो था जितना भी पैसा कमा रहा था उस सारे पैसे को वो अभिमन्यु को ही दे दिया करता था और अभिमन्यु से ललतेश बोला करता था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम मुझे मेरा पैसा दे देना। अभिमन्यु ललतेश से बोलता कि तुम बेफिक्र रहो, बेझिझक रहो, तुम जिस दिन मुझसे पैसा मांगोगे मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा और तुम बेझिझक बिना रुके हुए अपना पैसा मुझसे ले लेना। दोस्तों, दूसरे शहर में किसी व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास कर पाना कठिन तो होता है, लेकिन कभी कभी अपना जीवन गुजारने के लिए करना भी पड़ता है।
क्योंकि अगर नए शहर में आप किसी शख्स के ऊपर, किसी अनजाने शख्स के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दोस्ती का हाथ किससे बढ़ाओगे। इसीलिए ललतेश ने भी अभिमन्यु के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, क्योंकि ललतेश को उसके यहाँ पर आसानी से काम मिल गया था और ललतेश को लगता था कि उसका मालिक अभिमन्यु या फिर जो भी मित्र है वो बहुत अच्छा है, तो वो उसी के पास में अपनी सारी कमाई को रख दिया करता था। उसका कोई बैंक अकाउंट तो था नहीं, बैंक में खाता नहीं था जहां वो अपने पैसों को जमा कर देता, तो ललतेश जो था वहीं पैसे जमा कर दिया करता। अभिमन्यु की शादी हो चुकी थी और जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु की पत्नी थी और पत्नी का नाम था याचिका। याचिका देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। जो ललतेश था वो अभिमन्यु और याचिका के साथ में ही रहा करता था। ललतेश, याचिका और अभिमन्यु तीनों एक ही छत के नीचे रहा करते थे। जब 3 साल पूरे हो जाते हैं ललतेश को अभिमन्यु के साथ रहते रहते, उसके होटल में काम करते करते, तो ललतेश अभिमन्यु से एक दिन कहता है कि अभिमन्यु भाई देख, मुझे यहाँ 3 साल पूरे हो चुके हैं, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी कमाई को अपने माता पिता के चरणों में रखना चाहता हूँ। तुम मुझे मेरे पैसे अब वापस कर दो ताकि मैं उन पैसों को ले जा करके अपने माता पिता के कदमों में उनके बुढ़ापे के लिए, उनकी बुढ़ापे में सेवा के लिए रख सकूं। तभी अभिमन्यु ललतेश से बोलता है कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने तेरे सारे पैसे एक बिजनेस में लगा दिए हैं, मैं तुझे उस बिजनेस में हिस्सा भी दूंगा लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दोस्तों, जब ये बात ललतेश ने अभिमन्यु के मुंह से सुनी तो उसे उस पर थोड़ा शक हुआ कि 100% अभिमन्यु झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, अनजान शहर था, ललतेश जो था अभिमन्यु और उसकी पत्नी याचिका के अलावा उस शहर में किसी को नहीं जानता था। अब वो करता तो करता भी क्या, अभिमन्यु की बात को मान लेता है। दोस्तों, अभिमन्यु जो था वो ललतेश का पैसा देना नहीं चाहता था, क्योंकि पैसा सबसे प्यारा होता है, पैसे का जो मोल होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और यही कहावत को सच मान लेता है अभिमन्यु। उसके सारे पैसे को अभिमन्यु जो था हड़पना चाहता था। अब अभिमन्यु ने अपनी पत्नी याचिका के साथ में एक गुप्तगू बात की, यानी कि एक योजना बनाई। एक दिन याचिका घर पर अकेली होती है और जो होटल में काम करता था ललतेश, उस दिन के लिए होटल बंद हो जाता है, यानी कि ये एक प्लान का हिस्सा था। अभिमन्यु उस दिन होटल को बंद रखता है और अभिमन्यु उस शहर से दूसरे शहर में कुछ काम के सिलसिले में अपनी पत्नी, जो कि प्लानिंग का हिस्सा थी, और ललतेश को बता करके चला जाता है कि मैं किसी इमरजेंसी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम होटल को बंद कर देना। ऐसा कह करके ललतेश से अभिमन्यु जाता है। दोस्तों, अभिमन्यु तो चला जाता है। जाने के बाद में याचिका और ललतेश दोनों घर पर अकेले रह जाते हैं। घर पर जब अकेले रह जाते हैं तो याचिका जो होती है वो अभिमन्यु के कहने पर ही ललतेश के पास में जाती है और उसके कमरे में जाकर के उसके साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। दोस्तों, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करती है। ललतेश उसे समझाता है, उससे बोलता है कि आप मेरी भाभी हो, आप मेरे साथ में ऐसा मत करो। कहती है कि मैं किसी को अपना देवर वेवर नहीं मानती हूँ,
मैं तो तुमको प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा दोस्त अभिमन्यु मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ऐसा बोल बोल करके याचिका ललतेज से लपेटना शुरू कर देती है। दोस्तों ये जो याचिका उस कमरे में ललतेज के साथ में लपेट रही थी, यानी कि उसके साथ में जो भी कुछ नृत्य या कृत्य कर रही थी, वो एक प्लानिंग का हिस्सा था और ललतेज इस बात से अनभिज्ञ था। उसी कमरे में एक कैमरा भी रख दिया गया था। दोस्तों वो कैमरा उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब शाम का समय हो जाता है और शाम का समय होने के बाद में अभिमन्यु घर वापस आता है और घर वापस आने के बाद में ललतेज को अपने पास बुलाता है और ललतेज को वो वीडियो दिखाता है। दोस्तों अब ललतेज जब उस वीडियो को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो वीडियो एकदम पूरी तरह से एडिट कर दी जाती है और एडिट कुछ इस कदर की जाती है कि उस वीडियो में ऐसा लग रहा था जैसे याचिका ललतेज की मासूका हो और ललतेज ही याचिका के साथ अपनी मर्जी से वो सब कृत्य कर रहा हो। ये जो था वीडियो में दिखता है। इसके बाद में ललतेज को अभिमन्यु धमकी देता है कि अगर तुमने पैसे दोबारा मांगने की कोशिश की तो मैं इस वीडियो को पुलिस में दे दूंगा और तुम पर 376 का मुकदमा लगा करके तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेज दूंगा और तुम फिर जेल में ही सड़ते फिरोगे। दोस्तों इस बात को सुनकर के ललतेज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों के पैरों में गिर पड़ता है और उनसे माफी मांगने लगता है। दोस्तों अभिमन्यु ललतेज से कहता है कि मैं तुम्हारी ये वीडियो को किसी के सामने नहीं दिखाऊंगा, बस तुम मेरी एक बात मान लो और इस गांव को छोड़ करके यहां से कहीं चले जाओ। दोस्तों अब ललतेज के पास में कोई मौका नहीं था, कोई अवसर नहीं था कि वो कुछ करता, ना ही उसके पास में कोई सबूत था। सब सबूत उसी के खिलाफ थे। अब वो करता तो करता क्या। उस गांव से जाता है और एक पुलिया पर जाकर के बैठ जाता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उसकी आवाज को दूर दूर तक कोई नहीं सुनता। तभी एक 40-45 साल का व्यक्ति उसके पास में आता है और उसके चीखने की, रोने की आवाज़ों को सुनता है तो उससे बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, एक मर्द होकर के तुम रो रहे हो, ऐसी भी क्या आपत्ति आ गई है कि एक मर्द के आंख में आज आंसू हैं। दोस्तों उन नम भरी आंखों से, उस गम भरे स्वर से ललतेज कहता है कि भाई साहब गलत कहते हैं लोग कि मर्द को दर्द नहीं होता है, जब खुद पर बीतती है तो मर्द तो क्या अच्छे अच्छों को दर्द हो जाता है। ललतेज की बातों को सुनने के बाद में वो व्यक्ति बोलता है कि बहुत ही ज्यादा गहरी चोट मिली है, लगता है प्यार में धोखा खाए हो। ललतेज बोलता है कि मैंने कोई प्यार में धोखा नहीं खाया है, मैं तो केवल मुकद्दर का मारा हूं। दोस्तों इसके बाद में ललतेज उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बता देता है कि उसके साथ में कैसे कैसे वाकया हुआ है, उसकी पत्नी ने भी उसे किस तरह से घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी उस व्यक्ति को सब कुछ बता देता है। दोस्तों इसके बाद में वो व्यक्ति उसे ये बताता है कि उसे अब क्या करना है। वो व्यक्ति उससे बोलता है कि तुम जाओ और अभिमन्यु से कहो कि तुम उस वीडियो को पुलिस में दो या कुछ भी करो या 376 लगवाओ। उस व्यक्ति की बात को सुनने के बाद में ललतेज पहले तो उस व्यक्ति से बोलता है कि आप मुझसे ये क्या बोल रहे हैं, आप कैसा आइडिया दे रहे हो, अगर मैं सीधे अभिमन्यु के पास में जाऊंगा तो वो उस वीडियो को लेकर के FIR लिखवा देगा और मेरे ऊपर केस चलेगा, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा।
व्यक्ति बोलता है कि देखो, अगर तुम जानते हो और मुझे कुछ अपना मानते हो, एक बड़े बूढ़े के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूं, अगर वो वीडियो ऐड की हुई है तो तुम बिल्कुल भी फंसोगे नहीं। मैं ये बात 100% जानता हूं।